गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्कार मित्रों, क्या कैसे हैं आप लोग? तैयारी कैसी चल रही है? कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अच्छा है, चल रही है तैयारी ठीक ठाक। चलिए, आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। आइए, आज फिर से हम आपके सामने फिर से एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिस कहानी का नाम है नगर। और ये कहानी है 10वां का वर्णिका भाग 2 का चौथा कहानी है। एक और कहानी बचा हुआ है। अभी तत्काल इस कहानी को, चौथे कहानी को हम लोग देखते हैं। कहानी है चौथा नगर। कहाँ की कहानी है? तमिल की कहानी है, तमिल भाषा भाषा में लिखी गई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि कहानी के बारे में आपको पता है कि हमने आपसे वादा किया था, उस कड़ी में अब हम लोग परीक्षा भी आपका नज़दीक है और हम भी उसी कड़ी में लास्ट नज़दीक में आ चुके हैं। लास्ट एक दो कहानी और बची हुई है, उसके साथ हमारा वो वादा आपसे कंप्लीट हो जाएगा। और आइए इस कहानी को हम लोग देखते हैं। कहानी है नगर, तमिल भाषा में लिखी गई है। तमिल कहानी है। तमिल तमिल मतलब तमिलनाडु की कहानी है, भाषा तमिल है, तमिल की कहानी है। इसके जो लेखक है, सबसे पहले लेखक परिचय के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसके लेखक जो है, वो लेखक के बारे में हम पर बात करें तो सबसे पहले जानते हैं कि लेखक कौन है। तो लेखक का नाम हो गया सुजाता। क्या नाम हुआ? सुजाता। लेखक का नाम क्या हुआ? सुजाता। सुजाता मतलब उसका नाम है, उसी नाम से वो फेमस है। वैसे उसका वास्तविक नाम जो है, वास्तविक नाम जो है वो है एस रंग राजन। एस रंग राजन, क्या नाम हुआ उसका वास्तविक नाम? एस रंग राजन। उनका जन्म कब हुआ था? 3 मई 1935 ईस्वी को। 3 मई 1935 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो चेन्नई में, तमिलनाडु। चेन्नई शहर में, तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था। आप तमिलनाडु जानते हैं, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। वहीं उनका जन्म हुआ था। उन्होंने बहुत सारे नाटक और उपन्यास लिखे हैं। उनके बहुत सारे नाटक पे फिल्म भी बन चुकी है। बहुत सारे उपन्यास पे भी फिल्म बन चुकी है। उनकी 25 से ज़्यादा चर्चित उपन्यास, 25 से ज़्यादा कृतियाँ हैं। उपन्यास और नाटक मिला के 25 से भी ज़्यादा है। उनकी जो चर्चित उपन्यास है उसमें केरले लाल सेन और कनवुत तौलरिया से, ये दो उनके बहुत फेमस और चर्चित उपन्यास है। आदि और भी है लेकिन ये ज्यादा फेमस है। और ये जो कहानी है नगर, वो लिया कहाँ से गया है? आधुनिक तमिल कहानियाँ, आधुनिक तमिल कहानियाँ का एक बुक है। उसमें नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से लिया गया है। अब बात करें, चूंकि आपको पता है कि कहानी तमिल भाषा में है, तमिल भाषा में रहता तो हमें आपको समझ में नहीं आता, तो इसको हिंदी में अनुवाद किया गया है। और इस अनुवाद कार्य का काम किसने किया है? तो के ए जमुना ने, के ए जमुना, के ए जमुना इसके अनुवाद कार्य का काम किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा? राइटर कौन है, राइटर का जन्म कहाँ हुआ। यहाँ पे आपको कई क्वेश्चन आपके सामने आपके ऑब्जेक्टिव में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे नगर लेखक, नगर कहानी के राइटर कौन है? तो सुजाता। उनका वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन। उनका जन्म कब हुआ? तो 3 मई 1935 को। कहाँ जन्म हुआ? तो चेन्नई, तमिलनाडु में। उनके 25 से भी ज्यादा उपन्यास है। उनके चर्चित उपन्यास में, ये तमिल भाषा में कुछ लिखा हुआ है। अगर आपको बात पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप समझ लीजिएगा कि इस तरह का कोई भाषा में कोई पूछा जाए तो वो तमिल एस रंगराजन का ही होगा, सुजाता का होगा। ये जो कहानी है नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट से लिया गया है, इंडिया से लिया गया है। और इस कहानी का हिंदी में जिन्होंने अनुवाद किया है उसका नाम है के ए जमुना। हिंदी में जिसने अनुवाद किया है, के ए जमुना। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि नगर कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? तो के ए जमुना। अब आइए बात करते हैं कहानी की तरफ, आपको लिए चलते हैं। कहानी बहुत ही शानदार है। शानदार नहीं मतलब बहुत ही इमोशनल, व्यक्ति भाव, चरित्र, शहर, अमीरी गरीबी, उसके बाद शहर और गांव में अंतर, क्या परेशानी होती है शहर में, क्या दिक्कत होता है गांव, शहर में लोगों को, गांव के लोगों को,
ये सब चीज़ें के बारे में इसमें झलकाया गया है। तो सबसे पहले जिस शहर की बात हम कर रहे हैं, नगर चैप्टर का नाम है, तो नगर चैप्टर का नाम है तो शहर की चर्चा होगी। तो जिस शहर की बात हो रही है उस शहर के बारे में जानते हैं। शहर जो हो गया वो है मदुरै। क्या है? मदुरै। ये पांड्य पांड्य लोग जो थे, पांड्य साम्राज्य, उसकी दूसरी राजधानी थी मदुरै। मदुरै दूसरी राजधानी थी पांड्य साम्राज्य की। प्राचीन जो मानचित्र है उसमें मदुरै का नाम मथुरा रखा गया है, मथुरा लिखा हुआ है। और अंग्रेज लोग जो थे इसको मदुरा नाम से जानता था, मदुरा। और यूनानी इसे मदौरा कहा करते थे। तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से उसका उच्चारण किया करते थे। और तमिल लोगों के लिए ये मदुरै है, मदुरै है। क्या है? मदुरै है। इसी मदुरै शहर की चर्चा यहाँ पे किया गया है। कहानी का अगर ओवरव्यू मैं आपको बताऊं तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, एक ओवरव्यू, फिर आपको कहानी एक्सप्लेन से चर्चा करूंगा। तो मैं आपको बताऊं कहानी में क्या हुआ था कि मदुरै शहर का एक घटना आपके सामने जिक्र किया जा रहा है कि मदुरै शहर में एक घटना घटी थी एक गांव के लेडीज के साथ। घटना मतलब उसके साथ एक वो कार्य थी, वो जो मदुरै शहर में उसके साथ क्या क्या गतिविधि हुई उस चीज का जिक्र किया गया है। मदुरै शहर में एक हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल मतलब बड़े अस्पताल में, उनके साथ कुछ चीजों का प्रॉब्लम हुआ, समस्या हुआ, और उसमें वो बहुत परेशान हुई। इसी चीज का यहाँ चर्चा किया गया है। अब आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले मदुरै का आपका पिक्चर दिखाता हूँ। आज ही वो उसी दिन की बात है जिस दिन, पहले तो ये समझ लीजिए कि मदुरै में ये जो मदुरै की कहानी है वो किस पे कहा गया है। तो एक आदमी है जिसका नाम है बल्ली अम्माल। क्या नाम है? बल्ली अम्माल। वो माँ है और उसकी बेटी है पापाती। क्या नाम है? पापाती। बल्ली अम्माल की बेटी का क्या नाम था? पपाती। क्या नाम था? पपाती। पपाती को बुखार हो गया था, गांव में ही उसको बुखार हो गया था। उसी को लेकर उसी दिन वो पहुंची थी कहाँ? मदुरै, उसके इलाज के लिए। गांव के डॉक्टर लोगों ने उसे बोला था कि आप मदुरै चले जाइए। गांव में उसने पहले बुखार था उसको, तो पीएचसी मतलब प्राथमिक हेल्थ सेंटर में उन्होंने उसको दिखवाया था। वहाँ के डॉक्टर ने उन्हें बहुत डराया और बोला कि इसकी स्थिति बहुत खराब है, आप इसको शहर के बड़े डॉक्टर के यहाँ ले जाइए, बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। ऐसा हुआ, ये वहाँ से बड़े हॉस्पिटल के लिए निकले। और वो उसी दिन की घटना बता रहे हैं कि जिस दिन वो उस शहर में पहुंचे उस दिन मदुरै का क्या दृश्य है वो दृश्य हम आपको दिखाते हैं। दृश्य इस प्रकार से था, दीवार पे बहुत सारी पोस्टरें लगी हुई थी। आप तो देखते होगा शहर में कैसे पोस्टर वगैरह प्रचार प्रसार ऐड उड का लगल रहता है। और उसमें एक डेट दिया हुआ था 30/9/73। मतलब ये लगभग तब की कहानी है, 1973 की कहानी है। उस डेट से पता चलता है कि 1973 की कहानी। सभाएं चल रही थी, ये 30/9/1973 को एक सभा होने वाली थी, उसका एक पोस्टर लगा हुआ था। और उसमें लिखल था कि जो भी लोग उस विभाग के हैं वो वहाँ पे चले। उसमें छोटे छोटे बच्चे रोड के किनारे मिट्टी में खेल रहे थे, उसको साफ पूरी तरह से कहीं से भी टिसनस का डर नहीं था। उसको ये नहीं लग रहा था, बच्चे को क्या पता कि टेंशन टिसनस हो जाएगा। वो मिट्टी में खेल रहा है रोड के किनारे। वहां पे बस, शहर का जो बस है वो कुछ बस परिवहन करके नाम था उसको, उस बस का डीजल वाला बस है वो एकदम धुआं धुआं करके पूरा शहर में चल रहा है। ट्रैफिक पुलिस जानते हैं ना, बीच में खड़ा होता है और ब्राउनी गति का नियम का पालन कर रहा है। ब्राउनी गति का नियम का मतलब क्या है? ट्रैफिक पुलिस को आप देखिएगा वो काम कैसे काम करता रहता है, ऐसे रोका फिर इधर वाला को भेजा, फिर ऐसे रोका इधर वाला को भेजा, फिर इधर रोका फिर इधर वाला को भेजा। ये ब्राउनी गति का उपयोग कर रहा है ना, मतलब उसमें लिखा गया है कि ब्राउनी गति का नियम का फॉलो कर रहा था। कुछ खादीधारी लोग जुलूस लेकर एक रोड से जा रहे थे, रेंग रहे थे, मतलब उसमें लिखा है कुछ जो रेंगते हुए जा रहे थे, और कुछ वो महंगाई को लेकर जुलूस निकाले हुआ था, वो जा रहे थे। ये शहर का दृश्य अब आपके दिमाग में पिक्चर छप गया होगा, आपको आप शहर में दिमाग आपका चला गया होगा। अगर आप इस ध्यान से इस कहानी को सुन रहे होंगे तो आपका दिमाग अब शहर में चला गया होगा। अब आप शहर में इन कर चुके हैं। अब शहर में हुआ ये, वल्ली अम्माल अपनी बेटी पापती के साथ गांव से आई थी। गांव के डॉक्टर ने उसे बोला था
कि आप शहर के बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, वो शहर के बड़े हॉस्पिटल में आके वहाँ पे हॉस्पिटल के गेट पे, मतलब हॉस्पिटल के अंदर एक दरवाजे के पास में खड़ी थी, इंतजार कर रही थी डॉक्टर का। तो हुआ ये कि वो पापति को एक स्ट्रेचर पर मरीज को सुलाने वाला एक स्ट्रेचर होता है, जिस पर मरीज को रख के ऐसे ठेल के नहीं ले जाया जाता है, उसी पे रखी हुई थी। और पापति वो स्ट्रेचर पर लेटी हुई है और 6 डॉक्टर उसको चारों साइड से घेरे हुए। पिक्चर क्लियर हो रही है आपकी? हाँ, मतलब बीच में पेशेंट है, चारों तरफ से डॉक्टर है, और सभी डॉक्टर उसको चेक कर रहा है अपना। उस डॉक्टर के पास होता है एक आल्थ ऑल्थ लप ऑल्थलम स्कोप ऑल्थलम स्कोप, वो उससे उसको चेक कर रहा है, जांच रहा है उसको। उसके हाथ में टॉर्च है, टॉर्च की रोशनी से उसके आंख को, पलक को ऐसे उठा के उसमें जांच देखने की कोशिश कर रहा है और उसको चेक कर रहा है। उसमें एक बड़े डॉक्टर थे, वो प्रोफेसर भी थे, वो प्रोफेसर भी थे, स्नातकोत्तर को पढ़ाते थे, मतलब एमडी वाले लोगों को पढ़ाते भी थे, वो थे। और भी बगल में और डॉक्टर सब थे, सब आपस में बात कर रहे हैं और जांच कर करके जो जिसको समझ में आ रहा है वो अपने कॉपी में नोट करते जा रहा है। बड़े डॉक्टर साहब ने बड़े बोला कि एक्यूट केस ऑफ मेनिनजाइटिस, एक्यूट केस ऑफ मेनिनजाइटिस, मतलब ये हुआ बड़े डॉक्टर साहब ने डॉक्टरों लोग को बोला कि इसको जो प्रॉब्लम है वो है मेनिनजाइटिस का प्रॉब्लम है। ये एक बुखार का बहुत बड़ा रूप होता है मेनिनजाइटिस, वो प्रॉब्लम है, इसको जल्दी से एडमिट किया जाए। उन्होंने बोला डॉक्टर लोगों को कि इसको जल्दी से एडमिट करवाइए। और उसने बोल दिया, किसको बोला? डॉक्टर धनशेखर को बोला कि आप इसको जल्दी से एडमिट करवाइए, इसको मैं खुद स्वयं देखूंगा। किसने? बड़े डॉक्टर ने बोला। धनशेखर ने क्या किया, धनशेखर श्रीनिवास को सारा चीज समझा दिया। बड़े डॉक्टर धनशेखर को समझाया। डॉक्टर धनशेखर कोई श्रीनिवास नाम का कोई डॉक्टर रहा होगा या उसके जो स्टूडेंट रहे होंगे, उसको समझा दिया। और उसके बाद समझा के बड़े डॉक्टर के पीछे पीछे धनशेखर चला गया, दौड़ते हुए चला गया। अब जो श्रीनिवास जी जो है, श्रीनिवास जी अब उससे बात कर रही है अम्मा से कि अम्मा तुम्हारा नाम क्या है? श्रीनिवास ने बोला कि आपका पर्ची कहाँ है? श्रीनिवास ने बोला आपका पर्ची कहाँ है, चीट? तो बोला कि नहीं है मेरे पास कुछ। तो बोला कि आप सामने चले जाइए, वहाँ पे आपको परिचय मिल जाएगा। फिर एक दूसरा आदमी श्रीनिवास को बोला, अरे यार चलो वहाँ मिल जाएगा, सब वहाँ पे भेज दो, मिल जाएगा। दोनों लोग चला गया बस। अब वहाँ एक काउंटर था, वहाँ पे चली गई, कौन गई? बल्ली अम्माल वहाँ चली गई। और चलिए बल्ली अम्माल वहाँ चली गई। बल्ली अम्माल वहाँ गई तो वहाँ पे काउंटर पे एक आदमी बैठा हुआ था, श्रीनिवास तो धनशेखर तो चला गया। उस आदमी ने पूछा कि अम्मा इधर आओ, उधर गया। मतलब तुम्हारा नाम क्या है? अम्मा से पूछ रही तुम्हारा नाम क्या है? नाम पूछा, और नाम पूछने के बाद उससे नाम पूछ के और दूसरे आदमी को कह रहा है, अरे ओ हरामजादे, क्या कह रहा है, तुम्हारा नाम क्या है? और दूसरे आदमी को उसी बीच में जवाब कह रहा है, अरे ओ हरामजादे, वो वाला रजिस्टर लेके आओ यहाँ, वो वाला रजिस्टर लेके आओ यहाँ। तो वो आदमी उस वाला रजिस्टर उठा के वो वहां से लाया। बल्ली अम्माल ने बताया, बल्ली अम्माल बोली कि बल्ली अम्माल से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? बल्ली अम्माल ने कहा कि मेरा नाम बल्ली अम्माल है। तो उसने पूछा पेशेंट का नाम क्या है? तो बल्ली अम्माल को समझ में नहीं आया, तो उसने बोला कि वे मर चुके हैं। जैसे गांव की है लेडीज, अब उसी में वो बोल दिया और हरामजादे थोड़ा डर गई, हड़बड़ाई तो थी ही, पेशेंट था उनके साथ, बेटी परेशान, बेटी बीमार थी तो हड़बड़ा गई थी। बोला कि तुम्हारा नाम क्या है? तो पहले बोल दिया बल्ली अमाल। फिर बोला पेशेंट का नाम क्या है? तो इसको समझ में नहीं आया, तो इसको लगा शायद पति के बारे में पूछ रहा है, तो ये बोल दिया कि वो मर गई है। बोली कि क्या? हाँ, वो मर गई है। श्रीनिवास ने उठा उसका, श्रीनिवास क्या किया, ऐसे सिर उठा के उसको देखा। बोला क्या मजाक कर रही हो माँ, जिसको भर्ती करना है पेशेंट यानी रोगी, उसका क्या नाम है? तो बोला वो उसका नाम, वो मेरी किसको भर्ती करना है? तो बोला मेरी बेटी को भर्ती करना है। तो उसका नाम क्या है? तो बोला पापति। तो उसने क्या किया, पापति के नाम से एक पापति लिख के और हे ईश्वर बोल के
और वल्ली अमाल को वो चिट दे दिया और बोला कि ये चिट लेके सीधे आप चले जाइए ऊपर सीढ़ी से, वहाँ पे आपको एक तो वहाँ पे एक आपको सीट मिलेगा, वहाँ पे वो एक काउंटर मिलेगा, वहाँ पे जाके ही दिखाइएगा, आपको आगे का काम होगा। तो ये वार्तालाप श्रीनिवास और वल्ली अमाल के साथ हुआ। उसके बाद जब वो सीट लेके गई ऊपर ऊपर गई, तो वहाँ पे क्या था, जो सीट पर जाना था ना उस सीट पर कोई था नहीं, और वहाँ पे भीड़ बहुत लगी हुई थी। तो इस सब भाग दौड़ से ना वो अपने पति पे, मृत पति, जो उनके पति मर गए थे, उन पे उनको गुस्सा आ रहा था कि अगर वो जीवित रहते तो शायद ये प्रॉब्लम मुझे नहीं होता, मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में ज़्यादा नहीं होती। अब उस सीट पर गए, वहाँ पे सीट पे कोई नहीं था, बगल में कोई आदमी बैठा था, उससे पूछा कि पुर्जा उसको दिखाया, वो आदमी पुर्जा देख के बोला कि ठीक है अम्मा, उसे आने दीजिए। अब वो वहाँ पे इंतजार कर रहे थे। जो उस सीट पे बैठता था, उस सीट पे कोई नहीं था, वो सीट पर जो बैठता था वो अपने भांजे को भर्ती करा के आराम से हिलते डुलते आया। सबका वो आदमी बोला था, श्रीनिवास बोला कि जहाँ जाइए आपका वेतन उतन के बारे में पूछेगा, आपको पैसा नहीं लगेगा, आप वहाँ जाइए, वेतन उतन के बारे में पूछेगा, आपको इलाज हो जाएगा। तो 30 मिनट के बाद वो आया, 30 मिनट के बाद आया और फिर बैठा, सबको बुला रहे, कैसे आप लोग हीरो मकोड़ों की तरह झुंड बना के बैठे हुए हैं, लाइन से आइएगा तब ना काम होगा। जानवे करते हैं सरकारी न वो हॉस्पिटल में है तो सबको समझेगा कि उसका गुलामे है। आप शहर में, ये कहानी उस समय की है, लेकिन आज भी आप जाइए शहर में हॉस्पिटल में तो ये सब चीज़ देखने को मिलेगा, नई बात नहीं है, आज तक वो चल रहा है। 73 का घटना सोचिए, आज तक ये समस्या चल रहा है हम हमारे समाज में। आइए, अब क्या हुआ, 30 मिनट बाद वो आदमी आया, उसने बल्लिया माल से वो पुर्जा लिया, फिर उससे पूछा कि आपका वेतन कितना है। क्या पूछा कि आपका वेतन कितना है, वेतन कितना है बल्ली अमाल से पूछा। बल्ली अमाल बोली कि वेतन वेतन मतलब बोला आपका वेतन कितना है, पूछा तो बोला वेतन मतलब, उसको वेतन समझ में नहीं आया। हाँ, तो उसने पूछा कि आपका वेतन कितना है। चिट देख के डॉक्टर साहब दस्तखत, हाँ वो एक चिट, वो जो पुर्जा पुर्जा पे डॉक्टर का साइन नहीं था। तो फिर उसको बोला कि आप जाके ना इस पे डॉक्टर का साइन करवा के ले आइए। अब बलिया वाला बोली कहाँ से करवाना होगा, तो फलाने काउंटर पे चले जाइए। तो इस तरह से काउंटर पे भेजिए उसको, वहाँ गए, फिर वहाँ पे उनसे दस्तखत हुआ, फिर वहाँ पे आके फिर वो पुर्जा जमा किए। पीला रंग का पुर्जा था, वो पुर्जा वहाँ पे जमा किया। बोला कि क्या आपका पुर्जा ले लिया, तब बोला कि आपका वेतन कितना है। वेतन कितना, पहले तो वेतन के बारे में पूछा कि वेतन आपका कितना है। तो इसको वेतन के बारे में समझ में नहीं है, अल्लाह की वेतन क्या, मैं मतलब आप क्या कमाती है, ऐसा पूछा, क्या कमाती है आप। तो बोले धान के टाइम में जब काम करते हैं तो धान मिलता है, गेहूं के टाइम में काम करते हैं तो गेहूं मिलता है, रागी के टाइम में काम करते हैं तो रागी मिलता है, तो यही मिलता है। तो बोला ओ अच्छा ऐसा बात है। तो उसने क्या किया, ठीक है मैं आपका वेतन ना 90 रुपया लिख देता हूँ। बल्ली अमाल का वेतन कितना लिखा गया, 90 रुपया। किसने लिखा, वही जिसने वेतन वेतन के बारे में पूछा, उसने लिखा कि आपका वेतन 90 रुपया लिख देता हूँ, इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसको रखिए। फिर उसने क्या किया, फिर बोला कि ये आप पुर्जा लीजिए और 48 नंबर कमरा में चले जाइए, ऊपर चले जाइए, 48 नंबर कमरा है, वहां पे चले जाइए। वो वो बल्ली अमाल वो पुर्जा लेके, अब आधा घंटा बीत चुका है, बल्ली अमाल को अब ये टेंशन हो रहा था कि मैं अपने वो जो बेटी को गेट पे छोड़ के आई है, तो मैं उसके पास जाऊँ, वहाँ जाऊँ, काफ़ी देर हो गया, पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा होगा, वो कहाँ चली गई होगी, ऐसा वो सोच रही है। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, वो जैसा-जैसा बोला उस रास्ते से वो सीधे जाके दाएँ-बाएँ करके वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच में ना वो भूल गई कि मुझे किस नंबर में जाना था, ये बात वो भूल गई। जैसे ही वो भूल गई तो वो अब पुर्जा लेके अब इधर-उधर घूम रही है। अब उन्होंने देखा बहुत सारे डॉक्टर आ रहे हैं, कंपाउंडर जा रहा है, बहुत सारा पेशेंट है, बहुत सारा लोग आ जा रहा है, सभी रूम एक ही रंग का है, बहुत सारा नर्स सब है, वो उजला-उजला ड्रेस पहन के गले में वो अपना लगा के स्कोप लेके चल रहा है। अब इस सब चक्कर में नहीं भूल गई कि मुझे जाना किस किस कमरा नंबर पे। अब हुआ ये कि उसके हाथ में जो पीला रंग का पर्ची था, उसके हाथ में एक पीले रंग का पर्ची था। कौन रंग का पर्ची था, पीले रंग का पर्ची था। तो उसने देखा एक काउंटर पे ना बहुत सारा लोग पीले रंग का पर्ची जमा कर रहा है, तो इसको लगा शायद यही होगा, उसने वहां पे दे दिया कि लीजिए पीला पीला। वो आदमी देखा नहीं, सीधे जमा कर लिया और सबको बोल दिया लाइन में बैठिए।
लाइन में बैठने के बाद अब उस समय भी ये परेशान थी कि पता नहीं मेरी बेटी का क्या हाल होगा, मैं उसे गेट पे छोड़ के आई हूँ, इस तरह से ये सोच रही है और परेशान हो रही है। उसके बाद जब उसका आधा घंटा बाद उसका नंबर आया। जब उसका नंबर आया, उसका पापती पापती करके जब आवाज लगाया गया तो वो आई। बोला कि आप अम्मा जी ये पुर्जा मुझे क्यों दिखा रहे हैं, आप 48 नंबर कमरे में चले जाइए। तो बोला मुझे याद नहीं था, पता नहीं था, इसलिए मुझे भूल गई थी, इसलिए मैं आपको दे दिया। तो बोला वो 48 नंबर कमरा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कहाँ है बताइए, कैसे जाना होगा। तो एक अम्लराज अम्लराज अम्ल अम्लराज करके एक आदमी जा रहा था, उस आदमी ने उसको जवाब दिया, ओ अम्लराज, एक काम करो, अम्मा जी को आप 48 नंबर कमरे में लेते जाइए। और अम्मा जी को बोल दिया कि आप इसके पीछे पीछे चले जाइए, वो आदमी वही जा रहा है, आपको वहाँ छोड़ देगा। अब हुआ ये कि अम्मा जी उसके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते गई 48 नंबर कमरा में। 48 नंबर कमरा में गई, जैसे ही गई तो उसने देखा, वो पुर्जा दी, उसने उसने वो पुर्जा दी और तब बोला कि कल आना। क्या कहा, कल आना, आज बेड खाली नहीं है। किसने बोला? वहां पे 48 नंबर कमरे में बोला गया कि कल आना, आज बेड खाली नहीं है। तो उसने पूछा कल किस समय? तो कल इसी समय आना, सुबह में आना। तो यहीं आना होगा? तो बोला हाँ हाँ यहीं आना। अच्छा, वेतन जब पूछा गया था तो उस समय भी उसको वेतन के बारे में, पहला तो आपको याद होगा कि पेशेंट के बारे में पूछा तो उसको याद नहीं था, उसने उसको लगा कि शायद पति के बारे में पूछा है तो उसने बोल दिया वो मर गया है। जब वेतन के बारे में पूछा तो उसको समझ में नहीं आया, सैलरी के बारे में तो लगा हमको वो जो तब उस समय वो कहती है मुन्ना डिप्टी गांव से आई हूँ। वहां पे उसके गांव का नाम भी पूछा गया था कि आप कहाँ से आए हैं, तो मुन्ना डिप्टी गांव से, अर्थात मुन्ना डिप्टी उनका गांव था, वल्ली अमल का, वहीं से वो शहर के हॉस्पिटल में गए थे। शहर कौन था? मुदेर, मदुरे मदुरे। वो बोला कल आना है। अब अम्मा वहां पे 1.5 घंटा, इस सब में उनको ना 1.5 घंटा का समय लग गया था। कितना देर का समय लग गया था? 1.5 घंटा का समय लग गया था। अब वो वहां से पुर्जा लेके, अब वो चाह रही थी कि मैं अपनी बेटी के पास चली जाऊं जहां से मैं आया था। अब दिक्कत ये हुआ उनके साथ कि वो इतना घुल मुल, इतना इधर उधर की ना, कि उनको भूल गई कि वो रास्ता कहाँ है, किस रास्ता से आया था, किस रास्ता से जाना है और कहाँ मेरी बेटी होगी। अब उसको समझ में नहीं आ रहा। जब वो समझ में नहीं आ रहा था, वो परेशान हो रही थी कि अब क्या करें। अब उसको जब समझ में नहीं आया तो बीच में ना बैठ के रोने लगी, खूब जोर जोर से रोने लगी, पापती पापती कह के रोने लगी, अब मैं कहाँ तुम्हें ढूंढूं पापती, इस तरह से रोने लगी। तो वो रो रही थी तो एक आदमी, सज्जन आदमी उधर से जा रहा था, बोला अम्मा, बोला बीच में रो रही है, बोला अन्ना अम्मा बीच में नहीं, किनारे में बैठ के रो। समझे? मतलब बच्चा, वो माँ रो रही है किस लिए ये किसी ने नहीं पूछा, सिर्फ उसको ये बोल रहे हैं कि यहाँ बीच में मत रो, कात में जाके रो। अब डॉक्टर सब पूरा स्पीड में जा रहा है, सब लोग उधर अस्त व्यस्त था, इसलिए डर के मारे वो किसी से कुछ पूछ भी नहीं रही थी। इसी बीच में एक डॉक्टर बेबी, मतलब एक डॉक्टर साहिबा थी, उसका ड्रेस था, डॉक्टर बेबी से पूछा कि डॉक्टर बेबी, मुझे जो है वो जहाँ पे वेतन उतन के बारे में पूछता है, फिर सीढ़ी है, वहाँ पे गेट है, वहाँ जाना है। तो उसने कुछ रास्ता बताया लेकिन उसको समझ में नहीं आया। इस प्रकार से वो बीच में रोने लगी, कात में बैठ गई। फिर उसको अचानक ना एक बाहर जाने का रास्ता दिखा, एक बाहर जाने का रास्ता दिखा। तो बाहर जाने का रास्ता दिखा तो इसको याद आया कि जब ये वो आई थी वहां, तो पहले उसी रास्ता के गेट पर आई, उसी गेट पर आई थी। तब कुछ बाहर जाने का रास्ता दिखा, बाहर जाने का रास्ता देखा, वो बाहर के रास्ते से बाहर निकली। और थोड़ा दूर आगे जाके उसको पता था कि थोड़ा बाएं में ना दूसरे तरफ से उसमें अंदर जाने का रास्ता है, वहां गए तो वो दरवाजा बंद था, दरवाजा बंद था। वहां पे एक आदमी बैठा हुआ था, गार्ड। उसको बोला बाबूजी दरवाजा खोलिए, लेकिन खोलने का बहुत मिन्नत की कि खोलिए। बोला नहीं नहीं, अभी टाइम खत्म हो गया है, क्लोजिंग का टाइम है, तुम 3 बजे आना, तुम 3 बजे आना। सोच के देखिए, थोड़ा सा विचार कीजिए, एक माँ कितना हॉस्पिटल में परेशान होने के बाद बाहर निकली, और बाहर निकलने के बाद वो नाश्ते लंच का टाइम था, बंद होता गेट। तो उसने क्या, वो और उसको दिखाई दे रहा है कि उसकी बेटी वहां पे है, बाहर अंदर में। तो वो बोली कि नहीं दरवाजा खोलिए, मेरी बेटी अंदर में है, मुझे उसे लेना है। लेकिन फिर भी उस आदमी ने सीधा बताया कि नहीं, तुम 3 बजे के बाद आना, अभी बंदी का समय है। वो अब वहां पे खूब रोई, बहुत मिन्नतें की, लेकिन उस गार्ड ने भी उसकी बात नहीं। अब इधर खूब रोई,
फिर हुआ ये कि उसी बीच में एक दूसरा कोई आदमी आया, उस गार्ड को उसने कुछ पैसा दिया, और उसने जैसे ही पैसा दिया उसने गेट खोल दिया। अब देखिए, पैसा दिया उसने गेट खोल दिया, अम्मा जो रो रही है बिलख रही है उसको उसको उसकी दर्द उसको नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसने पैसा देखा और गेट खोल दिया। ये कंडीशन हुआ उनके साथ। फिर क्या हुआ, इस तरह से जब वो अंदर गई, अपना बेटी को अपने कंधे पे ली और खूब रोने लगी, खूब बैठ के साइड में रोक बैठ के एक कांध में दोनों बैठ के रोने लगी। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, वो बहुत परेशान हो गई थी। सारा कुछ होने के बावजूद भी कब भर्ती होने में इतना सारा प्रॉब्लम था, तो सोच के देखिए जब भर्ती हो जाता है तो डॉक्टरी में सरकारी हॉस्पिटल में क्या प्रॉब्लम होता है। ये ये सब 77 की बात है। और आज आज भी आप जाइए सरकारी हॉस्पिटल में तो आपको समझ में आएगा कि कोई परिवर्तन नहीं है। कहानी आप जान लिए ना, आप जाइए वहाँ आपको पता चलेगा कि कोई विशेष परिवर्तन। अब आइए, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे वो खूब रोई। अब इधर क्या हुआ, ये जो एमडी साहब थे, जो एमडी का क्लास करा रहे थे, ये जो बड़े डॉक्टर थे, बड़े डॉक्टर साहब, ये जब एमडी का क्लास खत्म करके जब ये बाहर आए, कॉफी लेके पी रहे थे, तो इनको पूरी तरह से अच्छे से याद था कि उन्होंने एक लड़की को बोला था, लड़की को भर्ती होने के लिए वो मेनिनजाइटिस वाला पेशेंट को भर्ती करने के लिए बोला था। इन्होंने उसको खोजा कि वो कहाँ है, तो वो कहीं दिखी नहीं, वो कहीं भर्ती, उसका तो भर्ती हुआ नहीं। तो भर्ती नहीं हुआ तो वो इसलिए उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि उन्होंने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में अभी कुछ दिन पहले उस बीमारी के बारे में पढ़ के आए थे, तो वो चाह रहे थे कि उसका इलाज, उसका हम वहाँ पे देखें, उसका प्रयोग करके देखें, इसीलिए वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे उनमें। अब उन्होंने कहा कि वो कहाँ गई, आप लोग साथ, अब वो गुस्से में आ गए, वो जो प्रोफेसर थे वो गुस्से में आ गए कि आखिर आप लोग साथ ध्यान नहीं देते, चले गए कहाँ। उन्होंने बोला धनशेखर को, धनशेखर को ही समझाया था। धनशेखर, डॉक्टर धनशेखर आपको तो याद होगा ना, याद है ना। धनशेखर बोला जी सर याद है। अब धनशेखर को बोला कि जाकर पता करिए कहाँ गया। अब धनशेखर पाल के पास गया, स्वामी पाल और स्वामी के पास में, वहीं जहाँ पे अम्मा को बोला गया था कि कल आना कथी करने के लिए, भर्ती करने के लिए। वहां गया, वहां पे गए तो उन्होंने बोला कि अरे वो लड़की जो पापति था उसका भर्ती करना था, क्या हुआ। बोला कि वो तो लड़की कोई ऐसा कुछ मेरे यहाँ आई नहीं थी। तो किसी ने बोला कि हो सकता है उसके वजह कोई दूसरा आया हो, ऐसा हो सकता है। तो उसका भर्ती क्यों नहीं किया, तो बोला नहीं नहीं भर्ती किया, बेड खाली नहीं था। बोला अरे बड़े डॉक्टर साहब उसके खोज रहे हैं, बड़े डॉक्टर के हो सकता है वो रिलेटिव हो, आप कहे नहीं उसको भर्ती किए। बड़े डॉक्टर साहब बहुत गुस्से में है। अब वो लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब तो लिख देते हैं कि भर्ती कर लीजिए, यहाँ बेड ही खाली नहीं है, तो हम कहाँ से भर्ती करें। अब डॉक्टर साहब बोले कि अच्छा वहाँ बेड, डॉक्टर साहब को ये बात पता चला, डॉक्टर साहब बोले कि ठीक है वहाँ बेड खाली नहीं था, मेरे चैम्बर में मेरे डिपार्टमेंट में तो खाली था, वहाँ भर्ती करना चाहिए ना, उसको कल आने के लिए क्यों कहा गया। वो डॉक्टर साहब ये भी जान रहे थे कि उस लड़की को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था कि वो बचेगी नहीं, जल्दी मर जाएगी, इसलिए वो ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने एकदम करे डिसीजन में एकदम डायरेक्ट बोला, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ, राइट नाउ, ऐसा बोला। धनशेखर पाल स्वामी नर्स वगैरह सबको बोला जाके ओपीडी की तरफ देखिए कहाँ पर गई है। अब सब पीछे भागा कि कहाँ गया कहाँ गया। अब इधर डॉक्टर साहब परेशान खोजने में, उनके लोग परेशान खोजने में। अब इधर देखिए क्या हुआ, अम्मा बल्ली अम्माल कहाँ चली गई। बमली अम्माल यहाँ पे परेशान होने के बाद वहाँ बेटी जब उसको मिल गई तो वहाँ पे रोई चीखी चिल्लाई, और फिर वहां से उसके दिमाग में आया कि चलो यहाँ कुछ नहीं होने वाला। सोचो, वो सोची कि कल हमको बुलाया तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे, यहाँ पेशेंट को हो सकता है रहने दे, मुझे कहाँ रहने देगा। अब इस सब चीज को उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो वो क्या किया, एक पीला रिश्का किया, पीले रंग का रिश्का किया, और उस रिश्के पे बैठ के बस अड्डे की तरफ चल दी, मतलब घर के लिए निकल गई। कहाँ उनका घर था, मुन्ना डिपट्टी गांव उनका गांव था। वहाँ जो वहां से वहां जाने के लिए जो बस स्टैंड था, वहाँ बस स्टैंड के लिए वो निकल गई। फिर वो रास्ते में सोच रही है, रास्ते में क्या सोच रही है कि अच्छा कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बुखार है, वैद्य से दिखा दूंगी, खड़िया मिट्टी का लेप चढ़ा दूंगी ठीक हो जाएगा, वैद्य से दिखा दूंगी ठीक हो जाएगा, ओझा से झाड़ फूक करवा दूंगी आसानी से ठीक हो जाएगा। अपना मन को संतोष दे रही है, संतोष दे रही है कि चलो वो किसी भी तरह ठीक हो जाएगी, मन को समझा रही है। फिर उसने रास्ते में ही वैदी शरण जी मंदिर को भेंट भी मान दी कि हे भगवान,
नहीं मानते हम लोग, जैसे कुछ काम करते हैं जब नहीं होता है या हो जाता है तो ऐसा मानते नहीं, हे भगवान अगर ये काम मेरा हो जाएगा तो हम भेंट चढ़ाएंगे। तो उसी प्रकार से उन्होंने भी क्या किया कि भेंट मान दिया कि हे भगवान, वैदिक शरण जी का मंदिर था, वहां मान दिया कि हे भगवान अगर पापति ठीक हो गई तो मैं आके आपको भेंट चढ़ाऊंगी। और ऐसा सोचते हुए वो बस अड्डे की तरफ चली गई। इधर डॉक्टर का जो डॉक्टर ने ऑर्डर दिया, डॉक्टर गुस्सा आई, अब ये लोग खोज रहे हैं कहाँ गए। इस प्रकार से एक माँ अनपढ़ गवार गांव की लेडीज अपनी बेटी को एकदम सीरियस बीमारी के साथ, बीमारी होने के बाद बड़े हॉस्पिटल में जब भेजा गया तो भर्ती नहीं हो पाई, और लास्ट में उन्होंने अज्ञानता के आधार पे ओझा वैद्य का सहयोग लिया। आज भी हम अगर बात करें, अगर उनको सही से एडमिट हो जाता तो उनको ओझा वैद्य पर भरोसा नहीं होता। आज जो ओझा ओझा वैद्य वगैरह सब जो झाड़ फूक करके लोगों को ठगता है, वो इस वजह से नहीं ठगता है कि वो ठग रहा है, वो इसलिए वजह से ठगता है क्योंकि जो ठीक लोग है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर ठीक लोग ठीक से काम करेगा तो कोई किसी को ठगेगा नहीं। लोग मजबूरी में ओझा वैद्य अंधविश्वास पर भरोसा करता है। दोस्तों, ये कहानी झलकाती है। तो ये हमारी कहानी है नगर। आप इस पूरे कहानी को देखें, इस पूरे कहानी को देखने के बाद एक चीज हमें समझ में आता है। अगर इसका कंक्लूजन हम देखें तो क्या समझ में आता है? कंक्लूजन ये समझ में आता है, नगर में अस्ता व्यस्तता ज्यादा होती है, लोगों के पास समय कम होता है, एक दूसरे के लिए समय नहीं होता है। अनजान लोगों के लिए कौन समय देगा? किसी को किसी के मतलब प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं होता है, सब अपने में परेशान होता है। ये नगर में और ज्यादा होता है, गांव में तो थोड़ा कम होता है लेकिन नगर में और ज्यादा होता है। और यही वजह है कि पापति को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो पाया और उसको वहां से रिटर्न आना पड़ा। डॉक्टर साहब ने जहाँ तक कि ऑर्डर भी दे दिया था कि भर्ती करे, फिर भी नहीं हो पाया। वहाँ के कर्मचारी लोगों के वजह से, तालमेल वाला सिस्टम की वजह से वहाँ पे वो भर्ती नहीं हो पाई। बाकी आगे क्या हुआ वो तो भगवान जाने, लेकिन यहीं पे कहानी खत्म होता है। इस प्रकार से हमारा ये कहानी, जैसे नगर जिसके लेखक के बारे में हमने जाना, अनुवाद किसने किया वो जाना, मदुरै शहर के बारे में जाना, फिर उसके मदुरै शहर में जो हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल के बारे में जाना, और हॉस्पिटल में क्या क्या कांड हुआ, क्या क्या कार्य हुआ, वो सब के बारे में जाना। और इस प्रकार हमने देखा सब कुछ होने के बावजूद पार्वती को हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो पाई और वो रिटर्न अपने घर अंधविश्वास की शरण उनको फिर से लेना पड़ा। ये समाज हमारा, इस दुनिया में हम आज भी जी रहे हैं। ये 73 की बात ना सही, आज की भी ऐसे ही हाल है दोस्तों। तो यहाँ पे हर लोगों को कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। आइए, इसी प्रकार से आज का हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होता है, ये कहानी समाप्त होता है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।